चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। A system contains 1 mole of a monoatomic ideal gas. A system contains 1 mole of a monoatomic ideal gas. 1 mole of monoatomic ideal gas. Now 1 mole of a diatomic gas. Now 1 mole of a diatomic non-reacting ideal gas. Now 1 mole of a diatomic non-reacting ideal gas is added into the system. Is added into the system. Is added into the system at constant volume and constant temperature. At constant volume and constant temperature. आगे लिखो, due to addition of diatomic gas. Due to addition of diatomic gas, regarding the new system, which of the following is incorrect statement? Which of the following is incorrect statement? Which of the following is incorrect statement? First option, enthalpy of system will increase. बताते जाओ। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सोच करके जवाब देना। बोलो भाई। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अरे भाई, जब आप गैसियस मोल बढ़ा रहे हो, दूसरी गैस को आप ऐड कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि इंथैल्पी में तो चेंज होना ही चाहिए, इंथैल्पी इंक्रीज करनी ही चाहिए। तो इंथैल्पी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, ये सही है। आपको कांस्टेंट नहीं है क्या? सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी तो चेंज हो रहा है बेटा। नंबर ऑफ मोल में भी तो चेंज आ रहा है। अगर अगर सेम नंबर ऑफ मोल होते और टेम्परेचर कांस्टेंट होता, तब आप बोलते कि इंथैल्पी में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो गैसेस मोल चेंज हो रहा है। गैसेस मोल चेंज हो रहा है तो नेचुरल सी बात है, इंथैल्पी तो चेंज होनी ही चाहिए। एनसीपी डेल्टा टी बोलते हो ना, तो एन एन भी तो वेरिएबल है। यस सर। दूसरा ऑप्शन है एडियाबेटिक कोफिशिएंट गामा
of the system will decrease. Gamma of the system will decrease. बोलो, ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट? अरे गामा की बात कर रहे हैं तो पहले गामा वैल्यू क्या होगी? गामा आई इनिशियल वैल्यू वो हो जाएगी, मोनोटॉमिक गैस था तो Cp/Cv तो 5/3, गामा आई 5/3 है। गामा एफ क्या हो जाएगा? 1 इंटू, ये सीवी निकाल लेते हैं, सीवी मिक्सचर निकाल लेते हैं, पहले सीवी मिक्सचर निकाल लेते हैं। तो सीवी मिक्सचर ये आ जाएगा 1 इंटू 3/2R प्लस 1 इंटू 5/2R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 8/2R, तो ये आ गया 2R, ये 2R आ गया, तो सीपी मिक्सचर 3R आ गया। गामा मिक्सचर, गामा एफ जो है वो 3/2 आ गया, 3/2 यानी कि 1.5 और 5/3 मतलब 1.66। तो आप देख सकते हो गामा आई इज ग्रेटर देन गामा एफ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ एकदम सही है। जब इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज कर रही तो नेचुरल सी बात है इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि गैसियस मोल में चेंज आ रहा है इस वजह से ऐसा होगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट। प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज नेचुरली, अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करना चाहिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सी होगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स में। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। फॉर द रियल गैसेस, फॉर द रियल गैसियस रिएक्शन, फॉर द रियल गैसियस रिएक्शन, फॉर द रियल गैसियस रिएक्शन, ये रिएक्शन है, लीटर, ये रिएक्शन गिवन है, ये इसकी इंथैल्पी गिवन है। आगे लिखो,
in 10 liter rigid vessel, in 10 liter rigid vessel, in 10 liter rigid vessel at 500 Kelvin, at 500 Kelvin, the initial pressure is 70 bar. The initial pressure is 70 bar. The initial pressure is 70 bar. And after the reaction, it becomes, and after the reaction, it becomes 40 bar. And after the reaction, it becomes 40 bar. Calculate the change in internal energy. Calculate the change in internal energy of the process. Very good, beta. Very good. सही है. देखो हमें पता है सिंस डेल्टा H is equal to delta U plus delta PV. Delta H is equal to delta U plus delta PV. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 लीटर रिजिड वेसल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V 0 होगा. तो आप इसको लिख सकते हो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P. इसमें ये वाला टर्म हो गया 0, तो डेल्टा U प्लस V डेल्टा P आ गया. डेल्टा U आपको निकालना है, डेल्टा H गिवन है -560 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V वैल्यू 10 इंटू डेल्टा P -30. ठीक है, PF माइनस PI, तो PF माइनस PI -30, और ये बार लीटर के टर्म्स में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो ये जूल आ गया. अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻3. अब यहां से डेल्टा U अगर आप देखो तो -560. ठीक है, ये 10 और 100 से 10⁻³ कैंसिल हो गया, +30, तो -530 किलो जूल. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द इक्विलिब्रियम सिस्टम N2O4 gas gives 2NO2 gas. N2O4 gas gives 2NO2 gas
has Kp is equal to 11 and delta H is equal to 57 kilojoule per mole at 25 degrees centigrade. Which action will not cause a change in the position of the equilibrium? A change in the position of the equilibrium. First option, increasing the temperature. Second option, adding NO2 gas. Third option, adding xenon gas to increase the pressure. ठीक है, तो इससे प्रेशर इंक्रीज कर गया. एंड फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीजिंग द कंटेनर वॉल्यूम. बोलो भाई. xenon कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करी. तो ये तो नहीं बोल रहा है, जो लिखा हुआ है मैंने बताया, डेल्टा पी पॉजिटिव है, प्रेशर बढ़ रहा है. सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई देखो, टेम्परेचर चेंज करोगे तो केपी चेंज हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो एक तरीके से प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो. प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा. तो ए बी डी में तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज आएगा, सी में इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा. तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को आप ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर है? कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में इनर्ट गैस को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होता. हाँ, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन हो और डेल्टा एनजी नॉन जीरो हो तो वहां पे इनर्ट गैस को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चेंज आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. In a closed container, two reactions
In a closed container, two reactions takes place simultaneously. In a closed container, two reactions takes place simultaneously. ये दो रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर हो रही हैं. PCl5 gas gets converted into PCl3 gas plus Cl2 gas. और दूसरी रिएक्शन है CO gas plus Cl2 gas gives COCl2 gas. आगे लिखो, on adding more carbon monoxide, on adding more carbon monoxide into the container, on adding more carbon monoxide into the container, select the correct options. Select the correct options. Alpha of PCl5 decreases. ये स्टेटमेंट P है. स्टेटमेंट Q है concentration of CO at new equilibrium, concentration of CO at new equilibrium position is less than that of at initial equilibrium concentration. ठीक है. तीसरा स्टेटमेंट गिवन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेस. अब ए ऑप्शन है ओनली P, बी है ओनली R, सी है both P and Q, और D है both Q and R. सही है. ठीक है, ओनली R, ये सही स्टेटमेंट. बेसिकली देखो क्या है, अगर आप CO कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो ये इक्विलिब्रियम जो है ना सेकंड वाला, ये फॉरवर्ड जाएगा. और ये फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि Cl2 कंसंट्रेशन कम होगा. अगर Cl2 क्योंकि यहाँ ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है, मतलब Cl2 कंसंट्रेशन अगर यहाँ कम हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी कम हुआ है. अगर यहाँ पे कम हुआ है तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा. फर्स्ट वाला फॉरवर्ड जाएगा मतलब PCl5 का डिसोसिएशन बढ़ेगा.
PCl5 का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो मतलब ये तो सही है, बाकी ये गलत हो गया। और अगर हम Q की बात करें, ठीक है, तो जब कभी आप कंसंट्रेशन किसी भी मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रेजेंट किसी एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बढ़ा देते हो, तो जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसमें ऐसा नहीं है कि उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो एडेड कंसंट्रेशन है वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो न्यू इक्विलिब्रियम पे उस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन होता है वो ओल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा ही रहता है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ओनली आर इज करेक्ट स्टेटमेंट, डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि आप अगर मान लो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रेजेंट एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो, तो उससे जो है जो नया कंसंट्रेशन उसका ऑब्जर्व होगा नए इक्विलिब्रियम पे, वो कंसंट्रेशन हमेशा उसके पुराने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जितना भी अमाउंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो वो सारा का सारा अमाउंट कंपनसेट नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A new fluorocarbon, a new fluorocarbon, a new fluorocarbon of molar mass 102 gram per mole, 102 gram per mole was placed in an electrically heated vessel, was placed in an electrically heated vessel, was placed in an electrically heated vessel. आगे लिखो, when the pressure was 650 torr, when the pressure was 650 torr, the liquid boiled at 77 degrees centigrade. The liquid boiled at 77 degrees centigrade. The liquid boiled at 77 degrees centigrade. आगे लिखो, after the boiling point had been reached, after the boiling point had been reached, it was found that a current of 0.25 ampere, a current of 0.25 ampere, a current of 0.25 ampere from a 12 volt supply, from a 12 volt supply, from a 12 volt supply passed for 600 seconds, passed for 600 seconds, passed for 600 seconds, vaporizes 1.8 gram, vaporizes 1.8 gram of the sample, (1.8 gram of the sample). आगे लिखो, calculate the molar enthalpy, calculate the molar enthalpy and internal energy, calculate the molar enthalpy and internal energy, calculate the molar enthalpy and internal energy of vaporization, calculate the molar enthalpy and internal energy of vaporization of new fluorocarbon, of new fluorocarbon.
ये कौन सी वैल्यू बता रहे हो? डेल्टा एच सही है। सही है। यहां पे आप देख सकते हो कि इतना वोल्टेज, इतनी करंट, इतने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, ठीक है। तो और उससे 1.8 ग्राम वेपराइज होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन of 1.8 gram of fluorocarbon is equal to, ये आ जाएगा 12 इंटू 0.25 इंटू 600, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1800 जूल। ये 1800 जूल आ जाएगा। तो 1.8 ग्राम फ्लोरोकार्बन को वेपराइज करने के लिए 1800 जूल हीट चाहिए। तो देयरफॉर amount of heat required for vaporization of 1 mole फ्लोरोकार्बन, 1 मोल फ्लोरोकार्बन मतलब 102 ग्राम। तो अब आप इसको बोल सकते हो 1800 अपॉन 1.8, ये पर ग्राम आ गया, इंटू 102, ठीक है, 80 इंटू 102। तो ये आ जाएगा 1000, ये 1000 आ गया, 1000 इंटू 102 जूल, यानी कि 102 किलो जूल। तो ये 102 किलो जूल जो वैल्यू आई है डेल्टा एच है बेटा, ठीक है, ये डेल्टा एच है। तो अब आपको निकालना है डेल्टा यू। सिंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी, ये हो जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे डेल्टा यू, तो ये आ जाएगा 102 किलो जूल है, माइनस डेल्टा एनजी 1, ठीक है, पर मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर की बात कर रहे हैं, डेल्टा एनजी 1, और आर वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल के टर्म्स में, और टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 350। क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है गिवन है
77 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर लिया 350 आ गया। तो बस यहां से सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा, ये 99 किलो जूल के अप्रॉक्स आता है, 99 किलो जूल। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द टेम्परेचर ऑफ a definite amount, अरे मोलर की बात कर रहे हैं ना, मोलर इंथैल्पी और मोलर इंटरनल एनर्जी, तो पर मोल जो कन्वर्जन है उसको निकालना होगा आपको। तो अगर 1 मोल लिक्विड था तो वो 1 मोल गैस बन जाएगा, तो डेल्टा एन जी जो है वो 1 - 0 हो गया। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, द टेम्परेचर ऑफ a definite amount of an ideal monatomic gas, the temperature of a definite amount of an ideal monatomic gas becomes 4 times in a reversible process. The temperature of a definite amount of an ideal monatomic gas becomes 4 times in a reversible process. तो T से 4T हो जाता है। In a reversible process for which heat exchange is zero. मतलब एडियाबेटिक है। Which of the following is correct relation between the final and initial parameter of gas? Which of the following is correct relation between the final and initial parameter of the gas? First option, Vf is equal to 8 Vi. Second option, Pf is equal to 32 Pi. Third option, Vf is equal to 16 Vi. Fourth option, Pf is equal to Pi by 16. ये सही आंसर है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आप लिखोगे Ti Vi to the power gamma minus 1 is equal to Tf Vf to the power gamma minus 1। अब इससे आप
निकालोगे T इंटू VI टू द पावर गामा -1, तो गामा वैल्यू यहाँ पे देखो, गामा होगा 5/3, मोनोटॉमिक गैस है, गामा 5/3 होगा, तो गामा -1 तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 इज इक्वल टू TF 40 इंटू VF टू द पावर 2/3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो VI/VF टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 40/T 4, ठीक है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो VI/VF का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यूब, यानी कि 64। तो ये VI/VF जो है वो 8 आ जाएगा, तो यानी कि VI इज इक्वल टू 8 VF आ रहा है, VI इज इक्वल टू 8 VF आ रहा है, मतलब ना तो ये सही है ना ये सही है। अब इसी तरीके से आप जो है PF निकाल लोगे, यहां से आप निकाल सकते हो PV टू द पावर PI VI टू द पावर गामा इज इक्वल टू PF VF टू द पावर गामा। उससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो B आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, during an adiabatic process, pressure of a gas is found to be, pressure of a gas is found to be proportional to, pressure of a gas is pressure of a gas is found to be proportional to cube of its absolute temperature, cube of its absolute temperature. Determine gamma of the gas. पॉइसन रेशियो वैल्यू निकालनी है। जीरो 0.25 गामा वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। गामा लेस देन 1 हो सकता है क्या? हम्म, 3/2 सही आंसर है। यहाँ पे देखो P/T³ इज कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो
क्या होता है, t टू द पावर गामा इंटू p टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो p टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू t टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फिर आप ये लिख सकते हो p इंटू टी टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे गिवन है p इंटू टी टू द पावर माइनस 3 इज कॉन्स्टेंट। कंपेयर करोगे तो दिस इंप्लाइज गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3। दिस इंप्लाइज gamma is equal to -3 plus 3 gamma. सही लिखा है, p इंटू टी टू द पावर -3। अच्छा हाँ ठीक तो है। तो -2 गामा इज इक्वल टू -3, तो गामा इज इक्वल टू 3/2 आ गया यहाँ से। गामा इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, tetragonal crystal system has the following unit cell dimensions। बता दो, ऐसे ही बता दो, ऑप्शन नहीं देता हूं। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए यूनिट सेल डायमेंशन क्या है? टाइप करने में दिक्कत है, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो फटाफट। Sir, A is equal to B is not equal to C, and sir, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. हाँ सही है। A is equal to B and it is not equal to C, and alpha, beta, gamma 90 degree। Next question. Identify the option representing correct set of true-false statements. Identify the option representing correct set of true-false statements. ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, बस यही बता दो आप सीधे। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। TiO3 can behave as conductor or insulator depending upon temperature. TiO3 can behave as conductor or insulator depending upon temperature.
ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, उसी पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ट्रू हाँ, ट्रू ये ट्रू है। याद आ गया स्टेटमेंट? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? जरा एनसीईआरटी खोलो, और एनसीईआरटी में इम्परफेक्शन के आगे वाला जो डिस्कशन है, जहां सेमीकंडक्टर का डिस्कशन है, उसमें देखो। कौन सी क्लास? कौन सी क्लास है? फिजिक्स वाली देख ले, फिजिक्स वाली में गिवन होगा। नहीं तो मैथमेटिक्स में भी हो सकता है। अरे मिला भाई? सर कहाँ पे दोबारा बताना। एनसीईआरटी नहीं मिली। यस सर मिल गया। क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ो। ये लास्ट लाइन होगी, लास्ट के 2 लाइन में है ये, उस पैराग्राफ में। यस सर। हाँ, इतना भी मुझे याद है। हाँ बोलो, क्या लिखा हुआ है? सर्टेन other oxide like VO, VO2, VO3, T. आवाज तुम्हारी थोड़ी सी कट रही है। हाँ बोलो बोलो बोलो। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ, तो मान लोगो, फिर बाद में बोलो पता नहीं क्या आ गया, बड़ा टफ आ गया पेपर जो है, अजीब अजीब सी चीजें पूछ ली। आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस, हाँ सही बात है। जो ना आए तो वे उस आउट ऑफ सिलेबस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स शो मार्क डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, TiO2, CrO2, ReO2 behaves like metals. Rhenium oxide, ReO3, is like metallic copper in its conductivity and appearance. Conductivity और appearance दोनों metallic copper जैसा होता है. Others like VO, VO2, VO3 and TiO3. 4 एग्जाम्पल हैं, VO, VO2, VO3 and TiO3 show metallic or insulating properties depending on temperature. अब ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है ना, वो दिमाग में होगी नहीं, बस खाली न्यूमेरिकल सॉल्व करते जा रहे हो धड़ाधड़। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, CrO2 has electrical properties like metals. यस सर। अभी आया, ये भी वहीं पे है। और स्टेटमेंट 3, सिल्वर ब्रोमाइड कैन शो बोथ फ्रैंकेल एज वेल एज शॉटकी डिफेक्ट। ये तो पक्का ही ट्रू है। हाँ, सही है। तो सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट्स इन यूनिट सेल्स, इक्विवेलेंट पॉइंट्स इन यूनिट सेल्स of a periodic lattice lie on a Bravais lattice. Equivalent points in unit cells of a periodic lattice lie on a Bravais lattice. बोलो। शायद ट्रू ही है। ट्रू ही लग रहा है। हाँ? अच्छा, एलिमिनेट कर लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। Equivalent points in unit cells of a periodic lattice do not lie on a Bravais lattice. फिर ये तो फॉल्स होगा। फिर मतलब और भी बाकी देख लेते हैं। अच्छा, there are 4 Bravais lattices in 2 dimensions. ये तो गलत है। ये गलत है। कितने होते हैं? 7,
नहीं 2 डायमेंशन। हाँ तो ये सब नई एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है जो है उसी में लिखा हुआ। और फिर लिखा देयर आर 5 ब्रेविस लैटिसेस इन 3 डायमेंशंस। गलत है। तो देयर आर 5 ब्रेविस लैटिसेस इन 3 डायमेंशंस गलत है। देयर आर 4 ब्रेविस लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस ये भी गलत है। जरा एनसीईआरटी में देखना बेटा क्या लिखा हुआ है। 2 डायमेंशनली कितने लैटिसेस ऑब्जर्व होते हैं 2 डायमेंशनल मैनर में? 3 हाँ 14 होते हैं शायद। अरे 3 डायमेंशनली होते हैं 14। 2 डायमेंशनली पूछा जा रहा है। बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए तुम लोगों ने और यहीं पे जो है ना। फिर वो एनसीईआरटी पुराने वाली थी मेरे पास। अच्छा पुराने वाली थे तो क्वेश्चन तो नए वाले से पूछा जा रहा है। नया पुराना मत करो भाई। पॉसिबल यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशंस में 5 यूनिट सेल बनाए हुए इन्होंने। 5 है 5 डायग्राम बना हुआ है। ये देखो दिखा यस सर। है? Yes, sir. तो इसको लिख लेना। 2 डायमेंशनली 5 लैटिसेस हैं। तो क्या हो गया भाई? सी भी गलत, डी भी गलत, बी भी गलत, ए सही है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। डी में 5 ही तो था। बी में तो वही ए स्टेटमेंट का उल्टा था ना। डी में डी में 3 डायमेंशनली 5 लिखा हुआ। सर एक बार ए स्टेटमेंट समझाता हूँ, कंफ्यूजन है। अरे यूनिट सेल अगर हम एक ब्रेविस लैटिस को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे जो इक्वलेंट पॉइंट्स हैं जैसे कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट है या फेस सेंटर वाला लैटिस पॉइंट है तो वो तो आइडेंटिकल पोजीशन पे ही लाई करेगा ना। ओके सर। Which are the following statements regarding solids is correct? First option है electrical resistance of quartz glass. Electrical resistance of quartz glass will be different in different directions. Which are the following statements regarding solids is correct? तो इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। चलो एक बार मैं स्टेटमेंट बोलता जा रहा हूं अब उसके बाद आप बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट solid rubber melts at a sharp melting point. Solid rubber melts at a sharp melting point. Ionic solids are good conductors of electricity. Ionic solids are good conductors of electricity. Amorphous solids may get converted to crystalline solids at some temperature. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? लास्ट रिपीट करना।
amorphous solids may get converted to crystalline solids at some temperature. यही सही है। है सर सही। डी ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी। अरे एमरफस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? कूलिंग और हीटिंग करते हैं। एक तरीके से पहले उसको हीट करेंगे फिर रैपिडली कूल करेंगे। पहले हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, फिर रैपिडली नहीं, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करोगे? पहले हीट करोगे, मॉल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर रैपिड कूलिंग करोगे तो एमरफस बन जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत होना चाहिए। आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो गलत होगा। यस सॉलिड फॉर्म में बोल रहे हैं तो सॉलिड फॉर्म में तो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। सॉलिड रबर मेल्ट्स एट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये सही होगा? गलत होगा सर। सर गलत हुआ। रबर कैसा सॉलिड है? एमरफस है, तो एमरफस है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्वार्ट्ज ग्लास एमरफस होता है? क्वार्ट्ज ग्लास जो है क्रिस्टलाइन होता है। फॉल्स हो गया। ठीक है, तो वैसे तो क्रिस्टलाइन है तो एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर दिखाएगा, लेकिन एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर सारी प्रॉपर्टीज को लेकर के थोड़ी ऑब्जर्व होता है। एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर तो कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के ऑब्जर्व होता है। यस सर। थोड़ा सा फंसा दिया इस क्वेश्चन में। इन्होंने आंसर दिया हुआ है इसका 27 का डी दिया हुआ है आंसर। सर डी एक बार रिपीट करना स्टेटमेंट डी। Amorphous solids may get converted to crystalline solids at some temperature. गलत। सर इसमें ग्लास वाला एग्जांपल नहीं ले लेंगे? जो विंडो ग्लास पेन्स होती हैं वो पहले एमरफस होती हैं बट काफी टाइम तक रखने के बाद वो क्रिस्टलाइन हो जाती हैं। हाँ, तो उसमें वही होता है ना कि कूलिंग हीटिंग होने की वजह से ऐसा होता है। हाँ, तो सर इसमें भी तो टेम्परेचर ही मेंशन कर रहे हैं। नहीं, एट सम टेम्परेचर बोला है ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा करके वो एमरफस से क्रिस्टलाइन बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक्सक्यूज मी सर, सर एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक, दैट इज सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। इसका मतलब फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इन्होंने एनिसोट्रॉपिक में लिया है ना। यस सर। तो एनिसोट्रॉपिक है तो ये यहाँ पे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है ये, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया तो डी दिया हुआ इन्होंने गलत है, ए होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? सर ग्लास तो एमरफस होता है तो, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास की बात कर रहे हैं बेटा। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन होता है। ओके सर। ग्लास एमरफस होता है, क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टलाइन होता है। अब देखो ये सब जो है ना, सब स्टार्टिंग के टेक्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है।
एक मिनट, गड़बड़ हो गई, सही बोल रहे हो। देखो यहाँ पे गिवन है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज को देखो, क्वार्ट्ज का जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना हुआ है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन होगा। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास में जो स्ट्रक्चर है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से ये एमरफस हो जाएगा। तो क्वार्ट्ज ग्लास एमरफस है, तो अगर एमरफस है तो आइसोट्रॉपिक होगा। दोनों की देखो मैं यहाँ पे मैं ये पूरा स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ, ये सारा टेक्स्ट जो है ना, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट है उसी पे बेस क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है। बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट at a characteristic temperature, they melt abruptly and become liquid. On the other hand, amorphous solids soften, melt and start flowing over a range of temperature and can be molded and blown into various shapes. Amorphous solids have the same structural features as liquids and are conveniently regarded as extremely viscous liquids. They may become crystalline at some temperature. Some glass objects from ancient civilizations are found to become milky in appearance because of some crystallization. Like liquids, amorphous solids have a tendency to flow, though very slowly. Therefore, sometimes these are called pseudo solids or supercooled liquids. ठीक है, फिर आगे देखो लिखा हुआ है amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. Their properties such as mechanical strength, refractive index, and electrical conductivity, etc., are same in all directions. It is because there is no long range order in them, and arrangement of particles do not definite along all the directions. Hence, the overall arrangement becomes equivalent in all directions. Therefore, value of any physical property would be same along any direction. ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और बाकी ये जो मतलब ये पूरा टेक्स्ट को एक बार अच्छे से पढ़ जाओ बेटा, नहीं तो फिर लटक जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये एनसीईआरटी में एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाला जो टेक्स्ट है, इसको पूरा पढ़ जाना अच्छे से। इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, और उसी तरीके से वो आगे वाली जो इंफॉर्मेशन थी जो है उसको भी आपको देखना होगा। इन क्लासेस का पर्पज ये है कि आपको जो है मतलब जो आपका वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना, जिससे आप टाइमली जो है उस पे काम कर सको। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो। an element X, atomic weight 24, an element X, atomic weight 24, forms FCC lattice. If the edge length of lattice is 4 into 10 to the power minus 3 centimeter, and the observed density is 2.4 into 10 power 3, 2.4 into 10 power 3 kilogram per meter cube. Then the percentage occupancy of lattice points in element X, percentage occupancy of lattice point in element X
आपको निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करो फटाफट। सर एज लेंथ 4 into 10 to the power -3 है। डेंसिटी नहीं एज लेंथ। हाँ 4 into 10 to the power -8 है। 4 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी सर इसकी 95 या 96 है। 96 है। 96%। कल ही था सर क्वेश्चन टेस्ट में, हाँ कल था। तभी मेरे को डाउट हुआ ना, एज लेंथ ही है जो आपने लिखी थी, सेम क्वेश्चन था। कहाँ का टेस्ट था? फिटजी का। ओके, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या होती है भाई? ऑब्जर्व्ड अपॉन theoretical into 100, ये होता है। अरे यही होता है। Yes, sir. यस सर। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कंसिडर कर 2.4 हो जाएगा। अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? Z4 इंटू M 24 अपॉन Na 6 into 10 power 23 multiplied by A cube 64 into 10 to the power -24 multiplied by 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखो a metal having atomic mass 60.23 gram per mole। A metal having atomic mass 60.23 gram per mole crystallizes in ABC close packing, ABC close packing। Calculate the density of each metal atom, calculate the density of each metal atom if S length is 10 angstrom। Calculate the density of each metal atom if S length is 10 angstrom। (40.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ना, गलत है। देखो यहाँ पे ये एबीसी टाइप का क्लोज पैकिंग को एक्वायर करा, इसका मतलब ये एफसीसी है। तो डेंसिटी निकालनी है तो रो इज इक्वल टू जेड, जेड 4 हो जाएगा इंटू एन अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब 10 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -22, ये 10 आ गया, 10 ऊपर गया, 10 ऊपर गया, नीचे 10 टू द पावर -30 नहीं आएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। 10 एंगस्ट्रॉम को 10 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हो ना। हाँ जी, मैं मीटर लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये 10⁻22, 10 ऊपर गया, 0.4 आ रहा है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है बेटा। इन्होंने 0.54 दिया हुआ है, 0.54 तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा। गलत दिया हुआ है, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगा आंसर। क्लियर है? एक ऑप्शन में है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट इन्होंने वो ऑप्शन को सही नहीं बोला है, बट आ रहा है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कोई इसमें किसी तरीके का इधर उधर नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन लिखो, आइस क्रिस्टलाइजेज, आइस क्रिस्टलाइजेज, आइस क्रिस्टलाइजेज, ice crystallizes in a hexagonal lattice, ice crystallizes in a hexagonal lattice। आगे लिखो, at a certain low temperature, at a certain low temperature, at a certain low temperature, the lattice constants are, the lattice constants are A is equal to 4.53 angstrom and C is equal to 7.41 angstrom. A is equal to 4.53 angstrom and C is equal to 7.41 angstrom. आगे लिखो, the number of H2O molecules, the number of H2O molecules contained in a unit cell,
the number of H2O molecules contained in a unit cell is डेंसिटी यहाँ पे गिवन है आइस की 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उस टेम्परेचर पे एट द गिवन टेम्परेचर। और कौन सा टॉपिक ऐड कर ले भाई नेक्स्ट क्लास में? थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट, और कौन सा टॉपिक ऐड कर लिया जाए? बोलो। रिडॉक्स ले ले, रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल को कंसिडर करें, देखो इस तरीके से एक यूनिट सेल बनता है इसमें, जो हम लैटिस के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ ए है, और ये वाली जो लेंथ है ये, इसको सी लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये ए है और ये सी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस यूनिट सेल के अंदर तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, और अगर पूरा यूनिट सेल जो हेक्सागोनल यूनिट सेल कंसीडर करें तो ऐसे 3 यूनिट सेल होंगे इसके अंदर। देखो एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक इधर वाला हो गया। तो थोड़ा सा ये मिल गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल जो है कितने बनेंगे? 3 यूनिट सेल होंगे। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कंसीडर करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक यूनिट सेल, एक ये वाला जो यूनिट सेल यहाँ पे बना हुआ है इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², √3/4 a²। ठीक है, तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इंटू टू, तो ये बेस एरिया हो गया एक यूनिट सेल का, और मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट c। तो इस तरीके से हाइट ऑफ यूनिट सेल आएगा। ये क्लियर है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहां से आएगा। ये समझ में आया सबको? ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला है, यानी कि ये आ गया 3 इंटू √3/2 a² इंटू c। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे z निकालना है। तो z इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन na v। तो z इज इक्वल टू रो na इंटू v। तो रो यहाँ पे क्या है 0.92। na हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 इंटू v। तो v आ गया 3 इंटू √3/2 a², 4.53 का स्क्वायर इंटू 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाय c 7.41 इंटू 10⁻8। ठीक है, रो NaV हो गया डिवाइडेड बाय m, तो 18। इसको सॉल्व करोगे तो z वैल्यू आ जाएगी। .92। तो इधर आप देखो 10⁻24 और 10⁻23, 10⁻1 आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 4.53 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7.41। ये सॉल्व करके देख लो कितना आता है। कितना आता है सॉल्व करके बताओ जरा, फटाफट कैलकुलेटर यूज करो। $24.22 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 24.2. ना, आंसर तो इसका 4 है। आंसर तो 4 है। सर तो हम इसमें रैंक से भी तो 6 से भी तो डिवाइड करें। क्यों 6 से क्यों डिवाइड करेंगे बेटा? सिक्स से क्यों डिवाइड करेंगे बोलोगे? सर जैसे हम ऐसे नहीं करते कि 6 मॉलिक्यूल्स मिलके एक यूनिट सेल बना रहे हैं, तो शायद इसलिए 6। ये मॉलिक्यूल मिल करके एक यूनिट सेल बना रहे हैं।
सर मेरे मेंस के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने 6 इन ऐसी क्वेश्चन था, उसमें 6 इन डिवाइड किया था तब भी। नहीं, 6 मॉलिक्यूल से एक यूनिट सेल बनता है, तो फिर तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आएगा ना 4। यस सर। और आपसे तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्ड इन अ यूनिट सेल। क्या बाबा वही एरिया तो हमने सही दिया है। इसमें आंसर 4 भी है, 8, 4, 8, 12, 24। तो वैसे आंसर तो 4 ही आना चाहिए, बट क्यों आना चाहिए वो देखना पड़ेगा। चलो मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, ठीक है? कल की क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। ओके सर। और मैं ये सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिडॉक्स रिएक्शन को भी ऐड कर रहा हूं, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।